आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आज विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान, राजस्थान सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम NSIL 2026 में आपका हार्दिक स्वागत है और इस थीम भारत साइंटिफिक रिसर्च के कीनोट सेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के युग की रिसर्च में जहां एक ओर AI, रोबोटिक्स जैसे समावेशों से ग्लोबल एक्सपोजर को बढ़ावा मिल रहा है, हम किस प्रकार अपने देश में होने वाले अनुसंधान को भारत में, भारत के लिए और भारतीय मूल्यों के द्वारा विकसित करें। किस प्रकार नई सोच, नवाचार और सहयोग भारतीय परंपराओं के अनुरूप हों। इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने हेतु आज इस कीनोट सेशन की शुरुआत हम मंच पर सेशन चेयर प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी, ऑनरेबल वाइस चांसलर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को बुलाकर करना चाहेंगे। सत्र सर, कृपया इस सत्र की अध्यक्षता स्वीकार करें और मंच पर पधारें। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी, कुलपति, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सर एक विशिष्ट सामाजिक इतिहासकार, सांस्कृतिक मानवशास्त्री और संवेदनशील हिंदी कवि के रूप में जाने जाते हैं। सर का कार्यक्षेत्र सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक मानवशास्त्र, राजनीतिक पहचान तथा भारत में लोकतंत्र के अध्ययन पर केंद्रित है। सर ने गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में निदेशक और प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन में संकाय सदस्य रहे हैं। उनकी चर्चित पुस्तक रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन डेमोक्रेसी, उनके गहन वैचारिक कार्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसने अकादमिक जगत में व्यापक सराहना प्राप्त की है। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। वे एक पुरस्कृत हिंदी कवि हैं और उनके काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए सर को वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी उन्हें अपने समक्ष पाकर अत्यंत उत्सुक और सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। अब मैं मंच पे हमारे कीनोट सेशन के स्पीकर प्रोफेसर धनंजय सिंह को भी आमंत्रित करना चाहूँगी। सर मेंबर सेक्रेटरी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, न्यू दिल्ली के। प्रोफेसर धनंजय सिंह अपनी उच्च शिक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त करे हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा JNU के सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज़ में अध्यापन करते हुए केंद्र अध्यक्ष और एसोसिएट डीन जैसे पदों पर सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। वे साहित्य, संस्कृति और भाषा अध्ययन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिनके शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं तथा उन्होंने देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए हैं। वे फैबल्स इन द इंडियन नरेटिव ट्रेडिशन तथा द पोएटिक्स ऑफ थिएटर इन अर्ली इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक हैं। प्रोफेसर सिंह यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही वे राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद के निदेशक भी हैं। ऐसे बहुआयामी विद्वानों के बीच हम अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनको यहाँ पाकर हम अत्यंत भाग्यशाली भी हैं कि दो कवि क्षेत्र के जो जिसे हम बोल सकते हैं कि अत्यंत गरिमामय लेखक हमारे साथ में हैं। प्रोफेसर अब मैं इस कड़ी में स्वागत सत्कार की इस कड़ी में डॉक्टर आनंद पोद्दार, चेयरमैन पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधार कर प्रोफेसर तिवारी का स्वागत सम्मान करें।
हम सब बहुत इस मामले में भाग्यशाली हैं कि इस विषय पर कीनोट एड्रेस देने के लिए प्रोफेसर धनंजय सिंह जी, जो मेंबर सेक्रेटरी ICSR हैं, जो खुद बहुत सारे भारत केंद्रित शोध को परियोजनाओं को समर्थन दे रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजीज पे लगातार सोचते और काम करते रहे हैं. He is with us and he is going to deliver keynote address. So we will listen him in detail and then we will come back and conclude the entire discussion. You know, India, Bharat, लगातार Bharat is constantly growing. We are going to become second largest economy, and we are going to very important in the world global level. And on the global forum, you must have heard that India has a very important voice. The society is growing, economy is growing, infrastructure is developing, but social science research support. We don't have social science research support to all this development. So first thing is this, how to create a narrative, social science research narrative based on rigorous fieldwork, rigorous studies and rigorous research to support the India as a growing power. And secondly, to strengthen that Bharat-centric research, what we need to do. And various kinds of collaborations, various kinds of the kind of the international or national research initiative, various kinds of funding support, various kinds of idea supports, what we need to do for strengthening this Bharat-centric research network. So, and you know, Bharat-centric does not mean that we have to become depend in the only Bharat. गांव में कहावत है ना कि जो खेत रोपते हैं तो रोपने वाला जब पेड़ जब गांव में किसान खेत रोपते हैं तो ज़मीन के भीतर वो धान को रोपता है तो आकाश भी देख रहा होता है. यानी हमें भीतर अपने रूट को रोपना है और आकाश को भी देखते रहना है. वी नीड टू सी India in the entire globe. So we need to understand not only India but others to whom we are going to compete. So Bharat-centric research not only limited to the India, but it should be global, but with Indian root and Indianness, a kind of Indian ethos, Indian values about which Vidya Bharati Uch Shiksha Sansthan is constantly talking and trying to inspire us to do our research, direct our research in those directions. So we are very, we are thankful to Dhananjay ji for accepting this request. So I'm not going to take much time, and I'm requesting on behalf of all of you, I'm requesting Professor Dhananjay Singh ji to deliver his keynote address. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. And I'll, I think roughly I have half an hour, 40 minutes. So if I'm little unwell, if I feel a little weak, then I'll go and sit and then talk from there. So thank you so much, everybody, for being here, for being a participant in this this discourse. Your being here means something for me. I mean, all sessions are very important, very exciting. But since I am heading research organizations, so obviously I'm happy that you chose to be here, and I hope that this is meaningful. But I don't stand here to give a lecture. Keynote is a pretty loaded term, of course, and therefore the keys of the note lies with you. We talk of Bharat. नाट्यशास्त्र में जो है भारत का जो डेफिनेशन है वो भाव, राग और ताल से है. सो जो नोट्स हैं, जो स्वर है और ताल है,
ये जो परिचर्चा है उसमें आप लोगों की योगदान जो है बहुत है। जब हम बात करते हैं रिसर्च की, और मैं ये भी अपने द्वारा ICSSR के जो इनिशिएटिव्स है उसको केंद्रित रख के बात करूँगा, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जब मैं आया, और ऑनरेबल बद्री नारायण जी भी काउंसिल के मेंबर हैं, इनका सहयोग हमें परस्पर मिलता रहता है, और काउंसिल मेंबर्स का हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेके आए, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जब हम कहते हैं भारत केंद्रित रिसर्च शोध है, और जैसा मैंने कहा कि भारत क्या है, इसमें मैं कोई बड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स नहीं देना चाहता, पर ज़रूरी है रिसर्च के टर्म पे, नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है इस बात को सोचना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। आप बताएं मुझे, आप क्यों करना चाहते हैं रिसर्च, या क्यों रिसर्च कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी है। कंपल्शंस कुछ होंगी शायद कि आपको प्रमोशंस एंड ऑल दैट, पर क्यों करते हैं रिसर्च? व्हाई डू रिसर्च? जो बड़े राइटर्स होते हैं, जो लेखक होते हैं, बद्री जी पोएट है, प्रख्यात कवि हैं, राइटर्स को एक सवाल होता है कि व्हाई राइट। जॉन पॉल सार्त्र का बड़ा फेमस ऐसे है, व्हाई राइट, व्हाई डू आई राइट, व्हाई डज एनीबडी राइट, व्हाई डज अ क्रिएटिव राइटर राइट? आई मीन anybody can write in that sense, but creativity is special kind of writing. Research is also a special mode of investigation. Not everybody is supposed to do that. It is not to be done by the crowd. It's not to be, therefore NEP talks about teaching universities and research in universities, that research intensive universities. The university that I studied in, Jawaharlal Nehru University, was conceptualized as a research intensive university. And I welcome all of you. I see one, my friend Puneet is also here from JNU, and Podarji and Madam and everybody. So returning to the question, why write? A creative writer normally writes because you may say he has a gift of imagination, pratibha. Bhartrahari in our tradition defines pratibha, that who teaches or who tells the birds to sing in spring. It's an intuition, pratibha, creativity, imagination, kalpana. Skills हैं writer के, but that is not all, because a writer is somehow affected by a great difference that he sees between reality and what he or she thinks about society or humanity. There is a big chasm, and a writer does not have the capacity to, it's very ironical, to herself do anything about it. And therefore, in that experience of, I must say, disturbance, if I can use the word within quote, writing comes up. Imagination works. Imagination fulfills that which does not exist in reality. Research is a different mode. A researcher is also, therefore, within quote, of course, within quotes, disturbed or affected by certain things that she observes. And therefore, but a research is a different kind of writing. Why did I start with creative writing? And why did I talk about, why do I want to connect creative writing with research writing, or creative processes with research processes? I think a month ago, Badri ji was discussing with me, and he says that we should do something with creative social science. Why is this connection important? I'll give you an example. You have been in universities and colleges. There have been millions of theses written in colleges on, let's say, gender equity. How many governments or brought policies based on the PhD thesis? Where has it ended to? Has it brought a change in the society? So the problem is fundamental. Problem is not only about
conceptualization of research, understanding what research is. It's also about communication. So communication. Therefore, in the big publishing houses in the West, because okay, that is driven by its market economy. There is a new concept called semi-academic writing. Semi-academic writing, where you do research but you write in a way that people understand, common people understand. Because you also want to, your expectation is also that what you write, what you do research should reach everybody. And therefore the difference between therefore creative writing and research writing somehow, I shouldn't say dissolves, but there's a relationship. There's a relationship after all. Of course in research you don't have that kind of a freedom to imagine, to conceptualize. But imagination is crucial. Imagination is crucial to research. A researcher is affected by certain problems. कोई एक problem होती है, गरीबी है, गांव में गरीबी है, पानी की कमी है, social inclusion की कमी है, environmental degradation है ना, ये सारी problems हैं, आपको affect करते हैं. Employment, AI आ गया, AI का disruption ये affect करता है आपको. उसी वजह से एक लेखक को अफेक्ट करता है. अब भारत कहाँ पे? मैं चार चीज़ों की बात करूँगा. नॉर्मल आई विल टॉक अबाउट 4 थिंग्स. कि एक तो रिसर्च में है कि अभी जो बिजनेस एज यूजुअल जो चल रहा है, रिसर्च तो हो ही रहा है, इतने सालों से रिसर्च हो रहा है, वो चलता रहे. दूसरी चीज़ है कि जो रिसर्च है, शोध की जो एपिस्टेमोलॉजीज वो बदले, इंडियन एपिस्टेमोलॉजीज आए. उस क्या मैं इन 4 चीज़ से क्या मतलब है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा. पहला है कि बिजनेस एज यूजुअल, जो रिसर्च में बिजनेस एज यूजुअल जो प्रिडोमिनेंट टेंडेंसीज हैं, ट्रेंड्स हैं, वैसा ही चलता रहे, एक है. दूसरा है कि उसमें कुछ इंटरवेंशंस आए, इंडियन पर्सपेक्टिव से इंटरवेंशंस आए, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी से आए, और क्या मतलब इसका मैं बताऊंगा. तीसरा जो है वो जो अभी का समय है, जो हम AI की बात सवेरे हो रही थी, AI की बात, AI का एक डिस्ट्रप्शन है, और AI के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, आ रहे हैं, आ चुके हैं. और जो चौथा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे से रिलेटेड है कि न्यू कंसेप्चुलाइजेशन, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू थियोरीज. ये जो इंडियन एपिस्टेमोलॉजीज जो है, भारतीय प्रमाण शास्त्र जो है, इसके इंटरवेंशन से क्या कुछ नया आने वाला है, आ चुका है, जिसमें हमें क्या करना है. तो ये मूलतः 4 चीज़ों पे मैं बात करूंगा. पहले पे बात करते हैं. जो हम कहते हैं भारत केंद्रित रिसर्च, शुरुआत में मैंने कहा. सो भारत क्या है? मैंने कहा भाव, राग, ताल भारत के नाट्यशास्त्र में है. तो एक सॉर्ट ऑफ इक्विपोइज है सोसाइटी में, इक्विपोइज है, एक बैलेंस है. इट्स अ कॉमन वर्ड. एक चले का सिनर्जी है, सिंक्रेटिज्म है. और दूसरी जो लोग भा और रत की जो बात करते हैं वो है कि डिवोटेड टू नॉलेज, डिवोटेड टू नॉलेज, वो 2 चीज़ें हैं. तो भारत केंद्रित रिसर्च इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा, बिजनेस एज यूजुअल. बिजनेस एज यूजुअल क्या है रिसर्च में? कि जो एपिस्टेमोलॉजीज़ हैं, रिसर्च की एपिस्टेमोलॉजीज़ हैं, रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं, वो मोर और लेस डेवलप्ड हैं और कई साल से डेवलप्ड है. मोर और लेस एक यूरोपियन अमेरिकन एकेडमी में डेवलप्ड है. उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उसको हम रिलेट करते हैं अपने लिविंग कंडीशन से, अपने सोशल इश्यूज से, अपने कल्चरल इश्यूज से. कुछ चीज़ें बोरो करते हैं, कुछ चीज़ें हम लगाते हैं उसमें, लेकिन मूलतः एक फ्रेमवर्क है. वो एक वेस्टर्न एकेडमी का फ्रेमवर्क है. वो बिजनेस एज यूजुअल है. आप चाहे इकोनॉमिक रिसर्चर है, चाहे सोशोलॉजी में है, एंथ्रोपोलॉजी में है, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, मिक्स मेथड को यूज़ करते हैं. ये बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है. इस रिसर्च से एसोसिएटेड जो है जो बातें हैं उनको कहना ज़रूरी है. और इस बिजनेस एज यूजुअल से विश्व जो है कैसे अब निकल चुका है, और हमारे यहाँ कैसे एकेडमीज़ में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हम उसको लेके अभी भी चल रहे हैं. अभी चूँकि वातावरण बड़ा है, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर चर्चा चल रही है अभी.
कुछ चीज़ें बदली जा रही हैं, लेकिन मोर और लेस मूलतः कोई बदलाव नहीं है। कि जो मैं जैसे ICSR में जब देखता हूँ तो जिस तरह के हमें प्रपोजल्स आते हैं, मूलतः जो है मेथड्स में कोई तो दो चीज़ है, रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स जो है, रिसर्च की बेसिस जो है, रिसर्च के जो सवाल है, रिसर्च की कंसेप्चुलाइजेशन है, रिसर्च को लेके समझना कि रिसर्च क्या है, और दूसरी चीज़ मेथड्स और ये मेथडोलॉजी की बात है, दोनों में परस्पर ये है। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं लोग कि सस्टेनेबल रिसर्च होना चाहिए। वह भी मेरा जामिया में एक व्याख्यान था, सस्टेनेबल रिसर्च फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिसर्च जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होनी चाहिए। 17 SDG गोल्स जो है यूनाइटेड नेशंस ने उसको कंसेप्चुलाइज किया, कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, भारत ने भी किया 2015 में, कि सारी जो सोशल साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, चाहे नेचुरल साइंसेज के रिसर्च, इंजीनियरिंग के रिसर्च हो, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज रिसर्च हो, वो 17 SDGs पे होंगे। सो ये सवाल हमें ये पूछना चाहिए, बिजनेस एज यूजुअल की बात कर रहा हूँ मैं। तो सस्टेनेबिलिटी का जो रिसर्च है कि आप जो है इन्वायरमेंट रेजिलियंस की बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस का रिसर्च, जैसे एजुकेशन पे जो रिसर्च है, एजुकेशन पे रिसर्च, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में रिसर्च है, रूरल इकोनॉमी में रिसर्च है, ये सारे एरियाज हैं। इन सारे रिसर्च में हम अब सस्टेनेबिलिटी को ऐड करते हैं और करना भी ज़रूरी है। इसके साथ एक और पहलू जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि डेटा का मैं बाद में बात करूँगा, डेटा के बारे में। अभी हम CAG के साथ जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन में, इनफैक्ट वी आर वेरी फॉर्चुनेट एज ICSR की CAG से प्रस्ताव आया कि हम कोलैबोरेट करें और पूरे देश में हम कोलिफर्म कर रहे हैं। CAG के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं अभी राजस्थान में भी करेंगे, अभी हमने दिल्ली में किया, मुंबई में किया, चंडीगढ़ करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी चंडीगढ़ करने जा रहे हैं, फिर हैदराबाद करें, पूरे देश में कर रहे हैं। मैं थोड़ा भटकूंगा इससे, इसलिए मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा, वो डेटा की बात है। सस्टेनेबिलिटी की बात की है मैंने। सस्टेनेबिलिटी की वजह से काफ़ी कुछ जो है एक लिमिट्स हैं विद डेवलपमेंट, मैं बाद में बात करूँगा। तो मैं बिजनेस एज यूजुअल की बात करता हूँ। तो जो सस्टेनेबिलिटी का जो डिस्कोर्स है, विच वॉज ऑफ कोर्स कंसेप्चुलाइज इन द ब्रुनलैंड रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1987, where people, prosperity, planet, peace, these are the basic sub themes that were identified कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। और ये कहाँ से शुरुआत होती है? ये शुरुआत वहाँ से होती है जब हम 18-19 सेंचुरी, 18वीं 19वीं शताब्दी में साइंस का जो उदय है, एनलाइटनमेंट जो है, और उसका इम्पैक्ट जो है हर सेक्टर पे पड़ता है। सोशल साइंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ह्यूमैनिटीज़ पे उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है कि एक कंसेप्चुलाइजेशन है ह्यूमन सेल्फ की। एज ए रिसर्चर आप क्या करते हैं? एज ए रिसर्चर आप डेटा को स्टडी करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, चाहे वो डेटा सेकेंडरी डेटा आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है, मिनिस्ट्री से मिलती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी से मिलती है, या फिर आप जाके फील्ड में डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको आप सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स को यूज़ करते हैं, और फिर आप क्वान्टिटेटिव रिसर्च करते हैं, ये सारे काम आप करते हैं। तो उसमें और सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड की बात होती है कि आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक गांव है, वहाँ पे पानी की समस्या है, उसके बारे में समझते हैं। और वही नहीं, साइंस के रिसर्च है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, पॉपुलर नहीं है, आप बात करते हैं बिहेवियर पे, सोशल साइंस काम करता है। सो सेल्फ जो है, सेल्फ जो हम जो हैं एज अ रिसर्चर, एज ए कम्युनिटी, इसकी कंसेप्चुलाइजेशन जो है 18-19 सेंचुरी में आती है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, रेने डेकार्ट का 1637 का डॉक्यूमेंट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये जो फिलॉसफी जो है, ये स्टेटमेंट जो है, इसका बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बड़ा इम्पैक्ट साइंस पे है, इसका बड़ा इम्पैक्ट सोशल साइंस पे है, इसका बड़ा इम्पैक्ट ह्यूमैनिटीज़ पे है। इस तरह से इम्पैक्ट है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सेंट्रल है। वेस्ट में जो है एक शिफ्ट होता है फ्रॉम अ गॉड सेंटर्ड यूनिवर्स टू अ ह्यूमन सेंटर्ड यूनिवर्स। That is for the first time that there is a realization that a human is different from non-human. That's the first thing. And therefore the human has a benefit of reason, has a benefit of science,
science that can be translated into technology, and then based on technology, different devices that can be created, which will of course mean that more and more job, more and more wealth, and creation of wealthy countries based on science. The whole idea is based on this dictum, I think, therefore I am. Therefore, since I have the benefit of science, benefit of rationality, benefit of reason, and the tools and methods that grow out of this position, this attitude basically, this approach, this orientation, which will lead to creation and manufacturing of things which will give me progress for my country, or progress for the Western world. This is a linear progress of linear path of progress, which we understand as modernization. So they are the modern societies, and then modern societies are the societies that have benefit of science. Now ये जो fundamental जो approach है, I think therefore I am, since I have rationality, therefore I am the one that has the ability to exploit the non-human, that gets translated into several other differences and dichotomies and forms of domination, including non-Western. So traditional societies are non-Western societies, African societies, women, workers, etc., etc., etc. So that is where that mode of development leads to. तब जाके 1987 में पहली बार जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये जो मोड है, ये तो इससे तो डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, बिकॉज इन्वायरमेंटल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. प्राइमरली एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पे होता है रियलाइजेशन. 87 ब्रंटन रिपोर्ट इज अबाउट डेवलपमेंट दैट इज रिग्रेसिव, दैट इज कॉजिंग great damage to environment, and therefore it calls upon the nations and countries to take steps. अब हम कहाँ पे हैं वहाँ पे, अब मैं फिर रिसर्च पे आ रहा हूँ, मैं I'm just trying to build a context for this. हम कहाँ पे हैं इस पूरे जो है इशू पे जो है, और ये कहना ये भी एक इशू है कि मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ कि हमने ये प्रॉमिस किया है कि बाय 2070 हम जो है नेट ज़ीरो इमिशन करेंगे, जो एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, ग्रीन इकोनॉमी का ट्रांजिशन करेंगे. जो वेस्ट के सारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, आपको याद होगा ट्रंप ने एक बार कहा था कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो एक तरीके का फिक्शन है ही नहीं क्लाइमेट क्राइसिस. अमेरिका एंड ऑल यूरोपियन कंट्रीज हु आर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड, दे हैव मेड प्रोग्रेस बेस्ड ऑन देयर ओन काइंड ऑफ use of the carbon emissions at a certain level, and they're far ahead now. Their economies are sustainable. They're rich countries, of course. They have created jobs. They've created everything, whereas the developing countries like India and other countries are yet to progress. But that is a different task altogether. Where we are, what we can do about it. So what I'm trying to say is this, that ये जो sustainability का जो ये discourse आता है, वो सर्टेन क्वेश्चंस को रेज करता है जो आपको रिसर्च में अभी नज़र आता है. जो डिस्टिंक्शन जो है, जब आप साइंस और सोशल साइंस का बड़ा डिस्टिंक्शन हुआ करता था. नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस का डिस्टिंक्शन वाज द बिग डिस्टिंक्शन. इन यूनिवर्सिटीज़ आप में से कितने लोग होंगे जो साइंस में जो है इंजीनियरिंग में का जो प्रोफेसर है, कभी इंग्लिश वाले से हिंदी वाले से जाके बैठ के बात करता हो कि यार एक रिसर्च ये सोच रहा हूँ, यार ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जो है, एक मैं एग्रीकल्चर पे एक रिसर्च में एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहा हूँ. यार रेनू ने क्या कहा था, रेनू ने जब लो है मैलांचल, रेनू को आप जानते होंगे है ना, रेनू ने कैसे जो गाँव में जो समस्या है उसके बारे में क्या जिक्र किया. कभी होता है ऐसा क्या? कभी आप क्या लाइफ साइंसेस के प्रोफेसर को जानते भी हैं क्या कि यूनिवर्सिटी में शायद मिलते भी नहीं, लोग कभी नहीं मिलते. अभी इंटरनेशनल साइंस काउंसिल में अटेंड कर रहा था तो एक सवाल किसी ने, एक अफ्रीकन जो डेलीगेट ने मुझे वहाँ पूछा कि ये कब से हुआ कि मैथ्स और साइंस को अलग कर दिया जाए ह्यूमैनिटीज़, क्यों शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों शुरुआत हुई? हमारी परंपरा में तो नहीं है ये. हम भारत सेंट्रिक रिसर्च की बात करते हैं, हमारी परंपरा में क्या कहाँ है ये? पिंगल जो है, पिंगल उन्होंने पोइट्री की, संस्कृत पोइट्री की मीटर्स लिखी थी और वो एक मैथमेटिशियन थे. तो जब मैं भारत सेंट्रिक रिसर्च की बात करता हूँ, पहला चीज़ मैं कहता हूँ कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनना. आत्मनिर्भरता हम बहुत सोचते हैं, बहुत बोलते भी हैं. उस दिन मैं एक
दूसरी कॉन्फ्रेंस में संस्कृत स्टडीज़ में था, मैंने ये पूछा कि एरविन श्रोडिंगर जो क्वांटम फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के, वो ऑफ कोर्स उनको नोबेल लॉरेट थे, उनको जो है वेदांत में जो है जो मैटर और एनर्जी की बात जो है उनके बारे में वो बहुत इच्छुक थे और वो काफ़ी साल उन्होंने लगाए समझने में ये क्यों हुआ कि हमारे संस्कृत के जो प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए हमारे फिजिसिस्ट को कि देखिए एरविन श्रोडिंगर वाज इंटरेस्टेड एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव अ वैल्यू, क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल है जब हम भारत सेंट्रिक रिसर्च की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का एक डॉक्यूमेंट आता है फॉर सोशल साइंसेस क्रॉस डिसिप्लिन, यूनेस्को करती है 1970s के आसपास, 1970s की डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है। वो कहते हैं कि ये जो डिस्टिंक्शन जो नेचुरल और जो सोशल साइंस का डिस्टिंक्शन है, दैट हैज़ बीन द रूट कॉज फॉर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर नेचुरल साइंटिस्ट, अगर इंजीनियर्स, अगर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अगर सोशल साइंटिस्ट को सुनते तो ये हम होते ही नहीं जहाँ पे हम आज सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज़ के सुनते, और दोनों तरफ से। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि सोशल साइंस में, इन सोशल साइंस देयर इज़ अ डाइकोटोमस एंड हायरार्किकल रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंसेस। दो चीज़ है ओवरऑल साइंसेस में, साइंस और नॉन साइंस और सो कॉल्ड नॉन साइंस, साइंस एंड सोशल साइंस का एक हायरार्किकल रिलेशन है, एक डोमिनेंस है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं फंडिंग में, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ ज़रूरी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लीड करता है, बट कुछ जो डिफरेंस कुछ ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं। और विद इन सोशल साइंस जो है इकोनॉमिस्ट और सोशोलॉजिस्ट का है। तो आप देखेंगे शुरू में सोशोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास और V.K.R.B. राव, वो पूरा एक डिबेट है कि आप सोशोलॉजिस्ट को कि आप क्या आपके जाके किसी बात करके आएंगे गाँव से तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी हैव द मेथड एक्चुअली एंड वी कैन गिव, इकोनॉमिस्ट कैन गिव सॉल्यूशन। आई वॉज आस्क्ड बाय समबडी वेरी सीनियर दैट जब से तुम आए हो तुम तो इधर ह्यूमैनिटीज़ को भी लेके आ गए, सोशल साइंस बाकी आ गए, ये तो इकोनॉमिक्स कोर है। तो ये डिस्टिंक्शन कि सोशल साइंस में जो कोर रिसर्च होती है वो इकोनॉमिक रिसर्च होती है, और सोशोलॉजिकल रिसर्च, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च जो है वो मेन रिसर्च नहीं होती है। ज़्यादा काम इकोनॉमिक ही आपको डेवलप करेगा, डेवलपमेंट में लेके जाएगा। हमें अगर जो है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है बाय 2047, इकोनॉमिस्ट आर द की, दे आर ऑफ कोर्स द की, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट द की, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग देयर इज नो डेवलपमेंट। बट देन हमारा जो है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? तो मैं जैसा कह रहा था, बिजनेस एज यूजुअल के लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये बोलूँगा कि सारी जो सोशल साइंस की रिसर्च है, ह्यूमैनिटीज़ की रिसर्च है, जैसा मैं कह रहा था, इज ड्रिवन बाय अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज डेवलप्ड इन द वेस्ट, विच इज ऑफ कोर्स अ कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन डेवलप्ड arguably to favor a certain kind of thinking, अगर अनसस्टेनेबल साइंस में अगर ये आइडिया आता है कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन अलग है, and therefore western societies are model societies because they're rational societies after all ना। साइंस वहाँ हुआ, साइंस से सोशल चेंजेस आई, रहन सहन का तरीका अलग है, उनकी मूवीज़ में लोग नाचते गाते नहीं हैं क्योंकि रीज़न है, और सारी चीज़ें हैं, तो डेवलप सोसाइटीज़ हैं। तो सारी जो डिस्कोर्सेज हैं, सोशल साइंस के डिस्कोर्सेज हैं, चाहे आप कहें कोट विद इन कोट फेमिनिस्ट डिस्कोर्सेज हों, पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्सेज हों, और तरह के डिस्कोर्सेज हों, वो सारी डिस्कोर्सेज जो है वो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ को एक तरीके से देखती हैं, एक डिफरेंस के नज़रिए से देखती हैं, जहाँ पर कि जो प्रॉब्लम्स को बार बार बताना, उनको उजागर करना, जहाँ नहीं है वहाँ भी बताना। अभी कुछ इश्यूज हम लोग डील कर रहे हैं, ये जो है क्रक्स है रिसर्च का। आपका रिसर्च का क्रक्स तो ये है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दें। तो डिफरेंस जो है, तो ये जो बिजनेस एज यूजुअल है रिसर्च का, आप देखेंगे, और ये एक एटीट्यूड बन के आता है, कॉलेजेस में आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, एंड इज देयरफॉर सॉल्यूशन इज बेस्ड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, in the way Indian people think, in Indian ways of doing research? No. So the post-colonial theory
और द मेथोडोलॉजी. अफ्रीका में भी एक मेजर मूवमेंट है इन सोशल साइंसेज, डीकोलोनाइजिंग रिसर्च मेथड्स. मैंने पहले ही कहा, हमारी न्याय परंपरा है, न्याय का जो दर्शन है वो कहता है कि जो प्रमाण ही मूल है. अगर आपके प्रमाण गलत हैं तो आप सही निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते. तो आपको अपने प्रमाण ठीक करने होंगे, आपको अपने प्रमाण रेलिवेंट करने होंगे, आपको अपने प्रमाण कंटेक्चुअलाइज करने होंगे. मैं कहीं पे एक सोसाइटी को, राजस्थान में किसी गांव को जाके स्टडी करता हूं, या मैं बिहार में जाता हूं, मैं एक फ्रेमवर्क से नहीं जा सकता जो फ्रेमवर्क एक यूरोप में या अमेरिका में डेवलप हुई, और वहाँ मैं जाके बोलूँ कि ये तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, है ना, बिजली की दिक्कत है, घर की दिक्कत है, बड़ी समस्या है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, एंड आपका रिसर्च खत्म, आपको फिर प्रमोशन मिलेंगे एट्सेट्रा. वो रिसर्च नहीं है. तो दैट बिजनेस एज यूजुअल से हमें बाहर आने की आवश्यकता है. हमें, जब हम करते हैं भारत सेंट्रिक रिसर्च, सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज आत्मनिर्भरता? आप लोग सब जो है थोड़ा बहुत फिलोसफी पढ़ा होगा आपने. जॉन लोक जो है इम्प्रेसिज्म की बहुत पावरफुल थिंकर थे 18th सेंचुरी में. एसेज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है उनकी. और वेस्ट में जो सोशल साइंस डेवलप हुआ, वो ये डेवलप हुआ कि भाई जो आप सब जानते हैं इस बात को, पॉजिटिविस्ट जो थियरी आती है सोशल साइंस की, तो ये कि भाई एज साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. उसी तरह से सोशल साइंस को भी वैसे ही करना चाहिए. आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका टूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, वो आपको सर्टेन रियलिटी प्रदान करते हैं. उसके बेसिस में आप रिसर्च बनाते हैं. ये एक धारा है. दूसरी धारा बाद में आती है, वो इंटरप्रेटिज्म का है, वो ह्यूमैनिटीज़ का इन्फ्लुएंस आता है. वो कहते हैं कि नहीं, हम जो है सोशल साइंस में ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं. एंड हु आर ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल? ह्यूमन बींग्स मेक मीनिंग्स, दे अंडरस्टैंड थिंग्स. So we need to understand the way people understand. Therefore, social science research is not the research of science, which of course molecules and atoms don't feel, but human beings feel and understand. They make meanings. And therefore, as sociologists, as anthropologists, as cultural researchers, you need to understand, map the meanings that people make. ये है, दो धारा है. भारत कहाँ है इसमें? आप सोचिए, भारत कहाँ है? कोई बताए भारत कहाँ है? अब हम भारत की तरफ चलते हैं. इस सवाल से पहले मैं वो अपना वो टर्म खत्म कर देता हूँ. द डिफरेंस जो है जॉन लोक में का एम्पिरिसिज्म और हमारे एम्पिरिसिज्म में, अगर हम उसको मैं थोड़ा सा लेके आऊँ जबरदस्ती, वो ये है कि वहाँ पे है कि जो माइंड जो है वो टेबुलर रसा, आप सब जानते हैं, इम्प्रेशंस माइंड पे आते हैं, फिर वो पूरी एरिस्टोटेलियन फ्रेमवर्क से है. इम्प्रेशंस आपको मिलते हैं, एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, उस एक्सपीरियंस को माइंड जो है कोलेट करता है, स्ट्रक्चर करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. दैट इज लोकिन. इसमें जो माइंड जो है टेबुलर रसा है. हमारे यहाँ जो है माइंड जो है मिरर नहीं है. बाद में बहुत सारे लोग मिरर का भी एग्जाम्पल वेस्टर्न ट्रेडिशन में देते हैं. मिरर जो है, मिरर ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर लाइट बंद कर दें तो आप तो मिरर में तो कुछ नहीं, अंधेरे में तो मिरर में कुछ नहीं दिखता है. ह्यूमन माइंड एज पर अभिनव गुप्त और बहुत सारे हमारे थिंकर, अभिनव गुप्त कश्मीर शैविज्म के महानतम थिंकर, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स परहैप्स इन वर्ल्ड फिलोसफी. तो द ह्यूमन माइंड जो है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स बट इज ऑल्सो अवेयर दैट इट इज रिफ्लेक्टिंग. सेल्फ अवेयरनेस है. आज लोग बोलते हैं ना कि एआई को सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी और दिन कभी बात करेंगे. तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है. इंडियन रिसर्चर्स हैव नॉट बीन सेल्फ अवेयर. आई एम सॉरी, आई मीन आई कांट मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू, बट विद अ सर्टेन लिमिटेशन आई मस्ट से दैट सेल्फ अवेयरनेस शुड कम. ऑफ कोर्स दैट सेल्फ अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल कम टू दैट क्वेश्चन. मॉलिक्यूल्स जो है, वो एटम्स जो है, जो साइंटिस्ट जो उसके ऊपर काम करते हैं वो फील नहीं करते हैं. वेयरएज जो सोसाइटी है, लोग हैं, कम्युनिटी है, वो किसी एक इशू से वो प्रभावित होते हैं. आप वो जो प्रभावित होते हैं उसको स्टडी करते हैं, बिकॉज आपके लिए वो ज़रूरी है. उनके थ्रू ही आप सरकार को या स्टेक होल्डर्स को अपनी रिसर्च के इनपुट दे सकते हैं, बिकॉज वो वहाँ पे रह रहे हैं. या चाहे आप अपने गांव में जब आप जाएंगे, आप गांव के लोगों को जानते हैं. पहले रिसर्चर्स थे
वो एक फील्ड चूज़ करते थे। एक ऐसा है, कभी ICSR आते हैं वो, तो वो अंडमान में काम है, वो 10 साल तक अंडमान बार बार जाते रहे। लोग वो समझते हैं कि लोग समस्याओं को कैसे डील करते हैं, और उसके थ्रू वो इनपुट्स देते हैं सरकार को। तो इन दोनों में हम कहें कि मॉलिक्यूल और एटम्स वाला में, जो कि ऑफ कोर्स there's no feeling and meaning making by the molecules, and this the social science or humanity where people are making meanings. दो कि वेस्टर्न मॉडल, दो मॉडल है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च का। इसमें भारत कहाँ, भारत की सोच क्या है? अगर हम भारत की सोच जो है, भारत के जो ग्रंथ हैं, भारत के जो टेक्स्ट हैं, अगर हम इंडियन एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, दो तरीके से है। एक तो है कि हमारे जो टेक्स्ट हैं, वो टेक्स्ट भी जो एक्सपीरियंस से होके आए हैं, उनमें जो कंसेप्ट्स हैं, उनमें जो टर्म्स है, वो मैं फोर्थ में बात कर रहा था, यहाँ मैं जस्ट जिक्र कर देता हूँ, उनको जो है रिसर्च के लिए, रिसर्च मेथड्स के लिए, रिसर्च स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करें। दूसरा, जो भारत के लिविंग प्रैक्टिसेस जो है, वो टाउन्स में है, सिटीज़ में है, विलेजेस में है, जिस तरह से लोग नॉलेज को कंसेप्चुलाइज करते हैं, उनको यूज़ करना। पर फिर सवाल करता हूँ, ये दो जो चीज़ हैं, दो जो पोल्स, उसमें क्या है? आज जब AI की बात, आज आप AI की बात करते हैं, AI जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज AI लेके ये आ रहा है कि आपके पास इनॉर्मस डेटा है, डेटा का एक्सप्लोजन है या डेटा का इम्प्लोजन है, वट एवर, देयर इज डेटा फॉर एवरीथिंग। व्हाट डू वी डू विद द डेटा? व्हाट डू वी डू विद द डेटा? ट्रेडिशनली सोशल साइंसेज में आप डेटा कलेक्ट करते थे जाके लोगों से। आपके पास तो डेटा अवेलेबल है, आपको AI बोलेगा आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप वो तो तुरंत दे देगा आपको। AI का जो वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड है जहाँ पर कि जो मैटर जो है, हमारी परंपरा में सांख्य की जो परंपरा है, जो मूलतः परंपरा है, जहाँ पर कि त्रिगुणात्मक गुण की जो बात होती है, वो कहता है कि ये जो मैटर है, इसके अंदर भी एनर्जी है, एंड दिस इज ऑल्सो डायनेमिक, जो AI का वर्ल्ड जो है, जो एक तरीके से मैटर का रिप्रेजेंटेशन ही है ना, वो भी, उसमें भी अभी कॉन्शियसनेस आने की बात है। इंटरेस्टिंगली देयरफॉर, और मैं ज़्यादा सुपर इम्पोज नहीं करना चाहता, पर हमारी जो परंपरा है, जो इंडियन ट्रेडिशन, जो इंडियन थॉट जो है, वो बहुत विस्तृत है, और कॉन्शियसनेस जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं AI पे थोड़ी बाद में आऊँगा। हमें इंडियन एपिस्टेमोलॉजीज जो है, इंडियन ह्यूमैनिटीज़ को लेके आने की ज़रूरत है। आज जो है रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट जो है, उससे पहले मैं कह दूं कि मैं जब ICSR आया, पहले चीज़ हमने ये किया कि हमने डिसिप्लिनरी जो फाउंडेशंस थे रिसर्च के, उसको हटा दिया। आपने देखा होगा ICSR के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इशू बेस्ड होते हैं, प्रायोरिटी एरियाज हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो पहला बड़ा कॉल जो मेरे आने के बाद हमने विकसित भारत कॉल फॉर प्रोजेक्ट्स दिया, 42 थीम्स आइडेंटिफाई किए। इंडिया की जो डेवलपमेंट जर्नी है, डेवलपमेंट ग्रोथ में अंतर, आप सब जानते होंगे इस बात को। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं, शिक्षा मंत्री शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल कम्युनिटीज, डेवलपमेंट फॉर ऑल वल्नरेबल कम्युनिटीज, यूनिवर्सल डेवलपमेंट, वो हमारा उद्देश्य है रिसर्च का। तो तीन, आप सबको पता है, तीन ब्रॉड एरियाज पे ICSR काम करता है। वन ऑफ कोर्स ऑन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टू ग्रो इन इंडिया because obviously agriculture cannot sustain with 15% GDP, or even आप देखेंगे सर्विसेज also 15 to 17% GDP सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की जो GDP बढ़ानी पड़ेगी। जो एग्रीकल्चर का वर्कफोर्स है, जो 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर का जो वर्कफोर्स है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से। इसलिए रूरल इकोनॉमी की बात होती है, इसलिए MSMEs की बात होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक है हमारा, एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स सेकंड है, सर्विसेज, ब्रॉडली 3 एरियाज में हम करते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी जो आप देखेंगे, हमने इनफैक्ट ICSR वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन to in fact give projects on AI and social science, AI in employment, AI in equity, AI in agriculture, AI in indigenous communities,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ट्राइबल इकोनॉमी, बहुत सारे आप देखेंगे ICSR की लिस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कह रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज भारत, जब विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भारत सिर्फ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी ना हो, बट भारत जो है, भारत में इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूसिव रिसर्च के बिना नहीं हो सकता। रिसर्च में सबकी भागीदारी होनी आवश्यक है। इसलिए हमने कहा कि कम्युनिटी मेंबर्स को आपको रिसर्च में इंक्लूड करना है। हम ये नहीं कह सकते कि जो कम्युनिटी मेंबर है, कि आप अगर किसी सोसाइटी को काम करने जा रहे हैं, किसी आप ट्राइबल एरिया में काम करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनकी जो अपनी इंडिजिनस जो ट्रेडिशंस है, जो टेक्नोलॉजी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जिसपे कि वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पर वो प्रोडक्ट सीमित है, वो लोगों को तक नहीं पहुंचते, उसका कोई ग्लोबल रीच नहीं है। भारत विकसित तभी होगा जब लोकल इकोनॉमी का को ग्लोबल रीच मिलेगा। वो कौन करेंगे? आप लोग करेंगे, रिसर्चर्स करेंगे। जब हम इंडियन एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, तब हम मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च, STEM रिसर्च इज देयरफॉर नॉट डाइवेस्टेड फ्रॉम सोशल साइंस रिसर्च। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी जो है किसान कवच, आप सब जानते हो किसान कवच जो है, सुना है आपने? किसान कवच सुना होगा आप लोगों ने। किसान कवच जो है वो एक तरीके का फैब्रिक जो है, वो साइंटिस्ट ने वहाँ बेंगलोर में जो स्टेम सेल रिसर्च का जो संस्था है, उन्होंने डेवलप किया कि वो जो फैब्रिक पहनने से जो फार्मर्स जो है वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो फैब्रिक पेस्टिसाइड्स हार्मफुल होते हैं, लेकिन उस फैब्रिक पे पेस्टिसाइड्स जब पड़ते हैं तो डिज़ोल्व हो जाते हैं। मुझे उनसे मौका मिला मिलने का। मैंने कहा कि अच्छा, आपने ये, आपको आइडिया कहाँ से आया कि आपको करना? बोला मेरे फादर फार्मर हैं, तो मुझे लगा मुझे फार्मिंग कम्युनिटी को कुछ करना चाहिए। वो तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं। तो साइंस रिसर्च जो है, देयर इज अ सोशल साइंस इन डूइंग साइंस रिसर्च ऑल्सो, देयर इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डूइंग साइंस रिसर्च, एंड देन देयरफॉर द सोशल। तो मेरा ये कहना था कि भाई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हम कहते हैं, जैसा आपने देखा होगा, हम बहुत सारे हमारे रिसर्च कॉल्स में कहते हैं कि आपको एक साइंटिस्ट को रखना है साथ में। इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि सारे साइंटिस्ट, हमारे 400 लोगों ने अभी अप्लाई किया, हम कहते हैं नहीं, हम तो आपको नहीं दे सकते, केमिस्ट्री के लोग हैं और लोग हैं कि भाई ये तो सोशल साइंस एकमात्र है आपके पास, DST DBT, आप लोग बहुत रिच हो, सोशल साइंटिस्ट बेचारों को यही ले दे कि ये है। वो एक दूसरी समस्या है, पर उसका हमने निदान किया है। लेकिन हमने कहा साइंटिस्ट को रखना जरूरी है आपको। आप AI एंड एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं, या AI एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इंडस्ट्री और सोशल रिसर्च और सोशल साइंस रिसर्च का इंटरफेस होना चाहिए, इंडस्ट्री और सोसाइटी का इंटरफेस होना। हम मानते हैं, हमने ये कहा, हम मानते हैं कि जो गाँव में जो आदिवासी है, जो वो एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी अगर ग्लोबल रीच होती है आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट से। हमने काफ़ी रिसर्च ICSR ने भी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो उनका लोकल प्रोडक्ट है, अगर वो ग्लोबल बनता है, वो नेशनल बनता है, वो क्रॉस रीजनल बनता है, तो डेवलपमेंट, भारत का डेवलपमेंट दिल्ली मुंबई से नहीं होगा। भारत का डेवलपमेंट छोटा जो आपके राजस्थान का जो गांव है ना, वहाँ से होगा। अगर हम विकसित भारत बनना है तो हमको उनको एज सोशल साइंटिस्ट, भारत सेंट्रिक रिसर्च वो रिसर्च है जो भारत के लोगों को सशक्त बनाता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने देश डेवलप हुए, सोशल साइंस की क्या भूमिका रही है वहाँ पे। आपने जो है, आप जैसे एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, कि लेक रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट है, वाटर बॉडीज मर रही हैं, है ना। अभी एक प्रोजेक्ट बेंगलोर में है, वो हमारे साथ स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के मैक्स बर्गमन है, उन्होंने काफ़ी समय वहाँ बिताया है कि लेक रिजुविनेशन बायोकेमिस्ट्री सिर्फ नहीं कर सकती है, सोशल साइंटिस्ट का योगदान है। सोशल साइंटिस्ट ही ये बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं कि आपको कैसे प्रिजर्व करना है। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसा कर रही है मार्केट में? कितना समय मेरे पास? 5 मिनट्स, ओके, ठीक। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप तो इंजीनियर से बना दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन लोग खरीद नहीं रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि महंगी है। तो बनाने से तो नहीं होगा फिर ना। तो आपको सोशल साइंटिस्ट चाहिए कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको महंगी पड़ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन दे हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ सोशल अवेयरनेस अबाउट इट। दैट इज इंपॉर्टेंट। एनर्जी ट्रांजिशन cannot be done, green economy is not possible without social science playing a big role.
Therefore, this is an era where social scientists and scientists, STEM researchers will work together. And AI is making that possible. AI is making that possible because of, as I said, effusion. आप देखिए जो AI के जितने सारे जो पहलू हैं, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है कि आपके जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप में एक तरीके का ऑटोनमस जो है उनमें उनकी उसमें जो प्रतिभा है कि वो कैसे इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जिस तरह से आपके भी होटल में जाएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम अपने आप ठंडा गर्म कर देता है. आप प्रिसाइज फार्मिंग है एग्रीकल्चर में कि फार्मर प्रिसाइज फार्मिंग कैसे करेगा, सोयल की जो क्वालिटी है, कब फार्मिंग करना है, कब इरिगेशन करना है, प्रिसाइज टाइम कौन सा है, that AI is deciding. Education may of course it's a great impact obviously. To make a huge impact in education. You can already see that students are feeling more and more autonomous. I have a my daughter goes to class 9. I can already see that there is a less and less reliance on teachers in school. Therefore, I have an article which I wrote on this NAP wala jo bhi tha last year, that teachers have to reinvent themselves. AI की पूरी history में 3 phase हैं, 3 phases हम देख सकते हैं. जहाँ तक हमारी बात है, there was a conversation I had with NDTV yesterday. So it's 3 phases. One of course there's indifference. ChatGPT indifference है कि हाँ है कुछ but क्या है, हमको क्या मतलब उससे. दूसरा है कि intuition कि AI है, it's making a big impact, but क्या है, ठीक है, इसका ये ज़रूरी है. And this is a time of integration. That even today, as we know, we have the India AI Impact Summit happening. AI is therefore going to play a big role. It's going to change the nature of research. It's going to change the way you formulate your questions. It's going to change the way you develop methodologies. हमने अभी तो AI का हमने लगा रखा है, पकड़ लेता है AI को जो है. और अभी बहुत मतलब एक सीनियर साइंटिस्ट को विड्रॉ करना पड़ा अपना प्रोजेक्ट. हमने कहा कि देखो जी AI पकड़ लिया इसने, AI नहीं जो है वो AI है. सब लोग बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखने लगे हैं, अच्छी अंग्रेजी में आती है चीज़ें. बट क्या एज टीचर, एज यू नो, टीचर्स कैन इजीली मेक आउट कि भाई ये लड़के ने या लड़की ने नहीं लिखा है. बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल बिकॉज दे आर इम्परफेक्ट. Imperfect makes our life beautiful. Too much perfection in language can easily be seen, but again we are coming with Indian languages in research. We're going to do a pilot study where we will allow people to apply in Indian language apart from Hindi. Hindi तो already है और भारतीय भाषाओं में भी हम इसको invite करेंगे. So what I'm trying to say is this, plus 1 minute sir, is this that there are going to be a lot of changes now and we need to be alive to these changes, and as social scientists I think we should continue to work for society, and we need to rethink of course our methodologies. We need to adopt the things that come from technology. There should be more embracing of technology, and at the same time we should be rooted our Indian thought. There are innumerable examples. Rural transformations without Kautilya's Arthashastra. Arthashastra of Kautilya is a key text for rural transformation. वो जनपद की autonomy की बात करते हैं. वो कहते हैं कि वार्ता, agriculture and trade is the foundation of rural economy, Janpad ki. And he also connects this with Anvishiki, that critical thinking in students is important in rural areas. So if we have to transform India as social scientists, as institutional leaders, then our focus should be on the larger India, of course, which is semi-urban, rural India, and make it economically prosperous, culturally self-reliant. Thank you so much. Thank you. You must have heard excellent keynote by Professor Dhananjay Singh ji, in which he has given lot of sutra, you can say Hindi में सूत्र कहते हैं ना, जिनको आप you can develop in your research and also frame, and various kinds of challenges of bringing a new epistemology for doing a new research in India, and भारत केंद्रित research कैसे हो उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया. मैं इतनी बातें हैं जिसमें अगर एक सूत्र को लेके बात करें तो अपने आप में एक बड़ा व्याख्यान होगा, तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा. लेकिन एक जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भारत का विकास गांवों से होगा,
और दूसरी बात कही कि लोकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लोकल को महत्व दीजिए। और तीसरी बात कही कि जो ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशंस का बहुत रोल होता है रिसर्च में, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, और जो न्यू टेक्नोलॉजी के खतरे हैं, उनकी शक्ति है, उनके साथ भी संवाद करें। और ढेर उन्होंने एक तरह से इंडिया फ्रेम भी दिया कि एक किस पैराडाइम में हम रिसर्च को देखें। देखिए, भारत केंद्रित रिसर्च, तो भारत अपने आप में एक ज्योग्राफी है। भारत जल, ज़मीन, माटी, पानी, पेड़ पौधा सब कुछ है, और साथ साथ भारत भारतपन है। तो भारतपन आपको, एक तो भारतपन का रिसर्च, और दूसरा जल, जंगल, ज़मीन, पानी, पेड़, इकोनॉमी, सबका रिसर्च ये भी करना होगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हायरार्की इन सोशल साइंस डिसिप्लिन्स है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या आपको सुनाएं। प्रोफेसर E.P. Thompson is one of the eminent labor historian. He came in India to inaugurate a Indian History Congress. और उसमें उन्होंने कहा कि R.S. शर्मा एक बड़े लेफ्ट हिस्टोरियन वो बैठे थे, तो उन्होंने बोला R.S. शर्मा जी ने कि विदाउट इकोनॉमी नो हिस्ट्री, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑलवेज फॉलोइंग और इकोनॉमी। एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इकोनॉमिक्स को बहुत जोर देते हैं, विदाउट इकोनॉमिक्स नो हिस्ट्री। तो E.P. Thompson ने कहा विदाउट कल्चर नो इकोनॉमिक्स, नो इकोनॉमिक्स नो हिस्ट्री। तो विदाउट कल्चर नो इकोनॉमिक्स। सो हमें उस कल्चर को महत्व देना है जिससे इकोनॉमी पैदा होती है और जिससे डेवलपमेंट होता है। तो भारत केंद्रित रिसर्च की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो हमारी संस्कृति को समझे, और संस्कृति से आधारित जो इकोनॉमी डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं उनको खोज करके ला के, जो मॉडर्निटी के, भयानक मॉडर्निटी के खतरे हैं, यानी एग्रेसिव मॉडर्निटी के खतरे हैं, जो इन्होंने बोला कि जो हमारी जो इकोलॉजिकल शिफ्ट है, जो डिसास्टर्स हैं बहुत सारे, उनको हैंडल करने के जो लोक तरीके हैं, फोक के अपने तरीके हैं, गाँव समाज अपनी तरह से उसको डील करता है, उनको कैसे समझे, रिसर्च में लिया है। आपको पता होगा जब सुनामी आई थी तो अंडमान के जो ट्राइबल्स थे वो, उनको कुछ नहीं हुआ था, वो जंगल में चले गए थे कि भीतर, क्योंकि वो चिड़ियों की भाषा समझते थे। उनको पता था कि चिड़िया जब उड़ के इस समय बहुत भीतर चली जाए, इसका मतलब कि कोई खतरा आने वाला है। तो फोक हैव देयर ओन, आप ट्राइबल पहाड़ों में जाएं, पहाड़ के लोगों से बात करें, दे हैव देयर ओन विजडम, एंड वी नीड टू टैप दोज विजडम टू स्टडी भारत केंद्रित रिसर्च, स्ट्रेंथन भारत केंद्रित रिसर्च। तो एक तो लोक समाज, लोक विजडम, और लोक विजडम को ले आना खोज करके, उससे जो पैटर्न निकले उनको पेटेंट कराना, और उनको कहना कि भाई देखिए ये हमारे मॉडल्स हैं इंडिया के, और इन मॉडल से आप ये क्राइसिस दूर कर सकते हैं। जैसे पेड़ की पूरी समस्या है, आपको पता है कि बहुत हमारे गाँव में लोकगीत गाया जाता है कि बाबा निमुआ के पेड़ जन कटिहा, निमुआ चिड़ैया बसेरा, नीम पर चिड़ै बसती है उसका पेड़ मत काटना, गीत में लड़की कहती है पिता से, बाबा से। तो हमारे तो ट्रेडिशन में ये जो कॉन्शसनेस है, इनको खोजने की ज़रूरत है। दूसरा, एक नई भाषा, जो बार बार एपिस्टेमोलॉजी, एक नई भाषा की ज़रूरत है कि जैसे ही आप कोई रिसर्च करते हैं एक्सक्लूजन, तो आप एक्सक्लूजन में फंस जाते हैं। जैसे ही आप कहते हैं डिस्पैरिटी, तो आप डिस्पैरिटी में फंस जाते हैं। तो मेनी टर्म्स विच केम फ्रॉम द वेस्ट, हम टाटा इंस्टीट्यूट में गए हैं तो वहाँ पे राइट लेफ़्ट का बहुत है, आपको पता होगा। तो जो राइटिस्ट हैं उनसे मैं कहता हूँ कि वो भी लेफ़्ट की तरह बात करते हैं, वहाँ का राइटिस्ट भी लेफ़्ट होता है, क्योंकि वो उसी सोशल एक्सक्लूजन, वही जो डिक्शन है, जो वेस्ट का डिक्शन है, उसमें वो अपनी रिसर्च करता है, बातें करता है। तो मैं कहता हूँ कि इसको एक चेंज करने की ज़रूरत है, इस डिक्शन को। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में बहुत कुछ अच्छा है, जो अच्छा है वो देखने की ज़रूरत है, जो खराब है उसको भी समझने की ज़रूरत है, और उसको दूर करने के लिए रास्ते सुझाना है। जो बहुत अच्छा है, आप देखिए, आप ट्राइबल एरिया में जाइए, घर कितना साफ़ होता है। आप यानी वहाँ तक इलाहाबाद से, प्रयागराज से चित्रकूट तक जाएं तो ट्राइबल घर मिलेंगे वनवासियों के, इतना साफ उनका जो थाली होता है, इसमें आप चेहरा देख लें। तो मैंने पूछा, हम लोग एक रिसर्च के दौरान वहाँ काम कर रहे थे, मैंने पूछा क्यों आप लोग इतनी सफाई रखते हो? कहा रखते हैं। वो सब उसका बाद में, पहले तो कहा रखते हैं, बाद में जब हम लोगों ने डिग किया, बहुत लॉन्ग टर्म इंटरव्यूज़ लिए, तो पता चला कि वो सोचते हैं कि सबरी,
यानी सबरी राम, यानी हमारे घर में कभी भी राम आ सकते हैं। राम मतलब राम नॉट एज ए नॉट एज ए भगवान, भगवान भी और गेस्ट भी। तो राम का क्या कहीं आ जाने की जो लोग संस्कृति है वो उनको इतनी सफाई की तरफ ले जाती है। तो आप देखिए कल्चर कैसे क्लीननेस से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृतियाँ और उनकी क्लीननेस, उनका अपना समाज कैसे साथ मिलकर काम करता है। तो दूसरा ये है कि एक तो नई भाषा, तीसरा लोक समाजों का गहन अध्ययन, जिसमें इस तरह के जो बेहतर चीज़ें हैं हमारे समाज में, जो करुणा, अभी बात करते हैं करुणा की बात, जो करुणा है, जो यहाँ आप किसी से पूछे घर का पता ये कहाँ पर है तो वो आपका सामान लेके पहुँचा देगा, और आप फ्रांस में पूछे किसी से कि ये जगह कहाँ है वो आपको उल्टा भी बता देगा, उल्टा भी बता सकता है। हमको तो एक ने उल्टा ही बता दिया था, क्योंकि अंग्रेजी में मैं पूछ रहा था। ही वॉज एंग्री कि बिकॉज आई आस्क्ड इंग्लिश, वो उसने। तो ये जो भारतीयपन है इसको कैसे महत्वपूर्ण बनाएं, कैसे इसको सिंबॉलिक रिसर्च पावर में तब्दील करें। बहुत कॉमन चीज़ लगती है बट दे आर नॉट वेरी कॉमन थिंग्स, इट हैज़ इस रिसर्च वैल्यू, कैसे ले आएँ। चौथी बात कि जो भी हमारे रीडिंग है, रीडिंग के लिए ऑल्टरनेटिव रीडिंग खोजना होगा, क्योंकि आप प्रायः वेस्ट के किताबें पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन हमारी अपने यहाँ के जो लेखक हैं, लोग जो आपके स्कूल टीचर होगा, उसने हो सकता है कुछ बहुत अच्छा एक किताब लिखी हो अपने गांव के ऊपर, दैट में बी द जैसे वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। जैसे मैं आपको बताऊं, इन्होंने बात करी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जनपद, वासुदेव शरण अग्रवाल सर बैठे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल ने जनपद की आंखें, एक वंडरफुल मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड इंडियन विलेजेस। तो ये भारत के लोग हैं, लेकिन इनको सोशल साइंस में कोई महत्व नहीं देता। इनको इस तरह के जो लिटरेचर हैं इनको ले आना होगा, इनको हमें महत्व देना होगा। मेलों की समझदारी, मेलों पर इंडिया में कोई रिसर्च नहीं है बड़ा, फ्रांस में मल्टी वॉल्यूम रिसर्च मेलों पर आपको मिलेगा, क्योंकि हम समझते ही नहीं कि रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हमें तो वही पता है जो रिसर्च का पैराडाइम वहाँ से सेट है कि गरीबी में अन्याय के साथ दमन के साथ ऑपरेशन, इनका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद धनंजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने ICSR को थीम के पर शिफ्ट किया, और वो बहुत बड़ा काम था। मैं कह रहा हूँ कि सरकार कोई पार्टी से तो सरकार बनती नहीं है ना, एक सरकार जाएगी दूसरी पार्टी की आ जाएगी, बट सरकार जो काम कर रही है उसको सपोर्ट रिसर्च से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो कौन करेगा, इकोनॉमिक्स करेंगे, सोशियोलॉजिस्ट करेंगे, कहेंगे नहीं साहब ये तो दूसरी सरकार है हम काम नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। तो हमें एज ए स्कॉलर वी नीड टू वर्क विद द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, क्योंकि आपको सरकार के साथ काम करना है। तो क्योंकि सरकार विकास के लिए काम करती है। आप देखिए वेस्ट के, अब आप इंग्लैंड में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, वहाँ के तमाम यूनिवर्सिटी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट दे वर्क फॉर द गवर्नमेंट। मतलब सरकार उनको ऑर्डर नहीं देती कि हमारे लिए काम करे, बट दे वर्क बाय देमसेल्फ बिकॉज दे सी द वैल्यू इन दैट। वहाँ के सबर्बन एरियाज के लाइफ है। तो हमें ये सोशल साइंस भारत सेंट्रिक रिसर्च में नए आइडियाज़ की तरफ कैसे जाएं, नई तरह के कनेक्शंस कैसे देखें, कॉन्वेस में कल्चर कैसे ले आएं, कल्चर से नॉलेज की तरफ कैसे जाएं, कल्चर में जो नॉलेज है, फिर उसके बाद उस आइडिया की जो इकॉनमी है उसकी तरफ कैसे जाएं, और उसके साथ फंडिंग। धनंजय जी इस बात में आपकी मदद कर सकते हैं कि फंडिंग इसके लिए, इस तरह के रिसर्च के लिए कैसे ले आए। अभी एक इंटरेस्टिंग हम लोगों का इंटरेक्शन बॉम्बे में हुआ, भारत बायोटेक के जो हेड है वो आए थे, और वो बार बार उनकी चिंता ये थी कि साहब चीन पर कोई अध्ययन क्यों नहीं हो रहा है। चीन यानी सब आप इंडिया कर रहे हो, वो सारे हमारे IIT IIM के डायरेक्टर्स बैठे थे, मैं भी था उसमें, उनको वो बार बार कह रहे थे कि आप चीन पर क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो, चीन ऐसे करता है, चीन वैसे करता है। तो हमें अगर इंडिया को आगे ले जाना है तो थोड़ा आँख खोल कर देखना पड़ेगा, यहाँ भी और बाहर भी। बाहर जहाँ जिन समाजों से आप कम्पीट करने जा रहे हैं, बाहर का कोई भी स्कॉलर थोड़ा पैसा मिलता है तो जो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाता है तो दूसरे देश का स्टडी करता है, क्योंकि दैट इज़ द कॉलोनियल माइंडसेट, दे वांट टू स्टडी अदर्स। हम लोग इतना अपने को ही स्टडी करते हैं, अपने को करें लेकिन अदर्स को भी करें। अदर्स में तो ये उसके लिए फंडिंग भी है। अगर आप भारत बायोटेक जैसी संस्था के साथ, उनका था कि कोई अगर ऐसा रिसर्च करे तो हम फंडिंग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, कोई उस तरह कोई रिसर्च नहीं करता। चाइना की इकॉनमी की क्या खूबियाँ हैं उनका। अब एक आपको इंटरेस्टिंग यहीं पर कह के बात ख़त्म करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया।
एक आपको पता होगा कि जनधन योजना कैसे शुरू हुआ। जनधन योजना कहानी पता है आप लोगों को? ये जो गाँव में लोग काम करते थे, वो पैसा जब बचता था लेबर से, तो वो अपने छान छप्पर में रख देते थे, तो चोरी हो जाती थी। तो एक एनजीओ ने इस पर स्टडी किया और स्टडी करके उन्होंने फीडबैक दिया सरकार को। अब उस आधार पे जनधन योजना शुरू हुई। तो ये जो जिसको लोकल इकोनॉमी की शक्ति, लोकल लाइफ की अपनी प्रॉब्लम, वो बड़े पॉलिसी की तरफ ले जा सकता है। ये जो उज्ज्वला योजना कैसे पैदा हुआ, ये भी एक रिसर्च की देन है। किसी ने एक रिसर्च किया जो स्मोक फ्री लाइफ, और उससे ये निकला। तो इस तरह से बहुत सारे रिसर्च का बड़ा सोशल रेलेवेंस हो सकता है अगर हम समाज को अपने ऑप्टिक्स से देखें, और उस ऑप्टिक्स में कल्पना हो, करुणा हो, दूसरों के लिए अच्छे जीवन की चाहत हो। जब इन भावों से हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च में भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रायः हम भाव को महत्व नहीं देते, हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से चलता है। मेथोडोलॉजी के पहले भाव होता है, भाव से मेथोडोलॉजी, और मेथोडोलॉजी से फाइंडिंग, और फाइंडिंग से पॉलिसी। ये अंतर संबंध है। मुझे लगता है कि ये अगर आप करेंगे तो बेहतर रिसर्च की तरफ, भारत केंद्रित रिसर्च की तरफ हम जा सकते हैं। और ICSR जैसी संस्था, अभी मेंबर सेक्रेटरी इतना विजनरी, जिन्होंने एकदम उसको बदल दिया है। आप किसी भी ऐसे आइडिया और योजना को लेके जाएं, आपको सपोर्ट मिलेगा ही, क्योंकि देश और विकास के लिए प्रतिबद्ध संस्था है। तो मुझे लगता है यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप सब अपने कई ऐसे सोशल साइंटिस्ट पैदा करेंगे जो गाँवों में जाके और सबर्ब में जाके, मार्जिनल एरिया में जाके रिसर्च करें अपने स्टूडेंट्स को, और इस तरह का रिसर्च करें। यानी ये जो मैसेज है यहाँ से निकल के छोटे छोटे कॉलेजेस में, छोटे छोटे स्कूलों में, स्कूल तो नहीं क्योंकि हायर स्कूल, कॉलेजेस में जाना चाहिए, और वहाँ से इस तरह का एक वर्कफोर्स पैदा होना चाहिए। इंडियन डेवलपमेंट नीड्स करोर्स ऑफ सोशल साइंटिस्ट। ये 150 से काम नहीं होगा। इंडिया इतना बड़ा देश है, वी नीड मल्टी करोड़ सोशल साइंटिस्ट हु विल प्रोड्यूस दैट। यूनिवर्सिटी कांट प्रोड्यूस दैट। I think we need to work with the people to publish, to produce young social scientists in colleges, in marginal area. So ICSR इसके लिए एक अलग योजना भी शुरू करेगी शायद, जिसमें कि जो मार्जिनल एरिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको विथ लेस कंपटीशन उनको फंडिंग कैसे मिले। तो इस तरह के काम हम लोग ये धनंजय जी और ICSR कर रही हैं जी। I just wanted to make an announcement. So, because I see there are students here, and I mean, all of you are connected with students. So, we are doing a collaboration, as I said, with the CAG. So, CAG Colloquium Series. But as a part of it, there is also a research article writing competition that we have announced on the ICSR website. You can see it, but we'll also make it more kind of proactive announcement regarding this on social media. So that is for, so CAG documents are very important, as you know. They are very rich source of data, verifiable, very credible data. CAG data से बड़ा data credible नहीं होता कोई भी। तो उसके बहुत सारे सोशल साइंस एस्पेक्ट्स हैं, सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट्स का स्पेंड कर रही हैं एक्सेट्रा। तो उस पर हम रिसर्च आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन फॉर BA एंड MA स्टूडेंट्स हमने किया है, जिसमें कि स्टेट स्पेसिफिक जो CAG रिपोर्ट्स है, जैसे राजस्थान पे जो रिपोर्ट्स है उसमें राजस्थान के स्टूडेंट्स लिखे, तो 1.5 लाख का प्राइज़ मनी है उसमें, और नेशनल लेवल पे 3 लाख की प्राइज़ मनी है। वो हम अगले साल ऑडिट दिवस पे डिसाइड करेंगे। सो यू कैन टेल योर स्टूडेंट्स टू see the website and kind of participate. It would be good for them, and इस बहाने they will know about CAG reports जो है पता चलेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया, उसमें एक इशू बन के आया कि हेल्थ सेक्टर में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, दिल्ली गवर्नमेंट की, तो एक डॉक्टर जो है हर एक पेशेंट पे कितना समय दे रहा है, which is also big some challenge of course, कि less than 5 minutes उनको 3 minutes round दे पा रहा है। सो आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वो निकल के आते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं, और जो स्टूडेंट्स यहाँ अगर हैं सुन रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड दिस वाज इंडीड अ थॉट प्रोवोकिंग सेशन। और जो हम अभी यहाँ पे उपस्थित है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के यंग टीचर्स, जब हम बड़े हो रहे थे सर, तब हमें साइंस के जो स्कॉलर्स हैं वो ओनली साइंस ही पढ़ रहे थे, और उनका सोशल साइंसेस से कोई रिलेशन ही नहीं था। तो ये जो रिलेशन बनाने की बात है, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज हमसे बोला जाता है कि कुछ स्टार्टअप करो या नवाचार करो, इनोवेशन करो। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लाएँ किसके लिए, क्योंकि हम तो डेमोग्राफी को भी नहीं जानते, और सोशल साइंटिस्ट के से कनेक्शन भी नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे ग्रोइंग ईयर्स में हमारे कनेक्शन
बिल्कुल नहीं था। तो आज अगर हम ICSSR की वेबसाइट देखते हैं तो हम बोलते हैं कि सोशल साइंटिस्ट के लिए है, तो साइंस स्टूडेंट्स या जो फैकल्टी है वो वहाँ जाते ही नहीं है। तो ये ज़रूर हमें एक प्रेरणादायी सत्र रहा, जिसमें हमें ये सीखने को मिला कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो आगे काफ़ी अच्छा जा सकते हैं। तो इस सत्र के लिए मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी सर का सेशन चेयर करने के लिए और प्रोफेसर धनंजय सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें उन्होंने सीखने और सोचने की एक नई दिशा प्रदान की है। साथ ही हमारे सहयोगी संस्थान पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का भी हार्दिक धन्यवाद, जिनके सहयोग से यह सत्र सफलतापूर्वक आयोजित हो पाया। इसके उपरांत मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि lunch for vice chancellors and resource persons has been arranged in the conference hall, and lunch for the delegates has been arranged in the outside lawn, and it will be served at after 1:30. एंड सेकंड, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन के किट कलेक्ट नहीं किए हो, कृपा करके अभी रजिस्ट्रेशन के किट कलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगला सेशन 3:30 पे है, इसी हॉल में, इसी थीम पे। थैंक यू।